गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम मनु के बारे में अध्ययन करेंगे। मनु हमारी सभ्यता के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। मनु की जो प्रमुख रचना है वो मनुस्मृति के नाम से विख्यात है। मनुस्मृति में 150 लगभग 150 ईसा पूर्व का ग्रंथ मनुस्मृति को माना जाता है। मनुस्मृति मूल रूप से राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ नहीं है, परंतु उसमें जो विषय वस्तु वर्णित की गई है वो बहुत ही व्यापक है। उसने सामाजिक पक्षों से संबंधित आचार संहिता प्रस्तुत की है। मनुस्मृति ने राज्य को सामाजिक व्यवस्था की एक अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण उपव्यवस्था के रूप में मान्यता दी है। मनुस्मृति के जो अध्याय हैं वे 12 अध्याय हैं। पूरी की पूरी मनुस्मृति 12 अध्यायों में विभाजित है। मनुस्मृति के अंदर प्रथम अध्याय में संसार और विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति आदि से संबंधित वर्णन किया गया है। दूसरे में संस्कार विधि, ब्रह्मचर्य, व्रत विधि और गुरु के प्रति अभिवादन आदि की विधि वर्णित की गई है। तीसरे अध्याय में गृहस्थ के नियम, ब्रह्मचर्य की समाप्ति के बाद में पंच महायज्ञ, नित्य श्राद्ध विधि आदि। चतुर्थ में ऋतु, ब्रह्मचर्य आदि के बारे में बताया गया है। पंचम अध्याय में मनुष्य के शुद्ध रहन सहन को सुनिश्चित करने के नियमों का, और छठे अध्याय में वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम आदि का। सातवें में व्यवहार से संबंधित मुकदमों में निर्णय और कर ग्रहण आदि के बारे में बताया गया है। इसके अतिरिक्त जो अन्य अध्याय हैं मनुस्मृति के, उसमें 8वें अध्याय में न्यायालयों की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। 9वें में विधि और विधि के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके अतिरिक्त संपत्ति का विभाजन, अपराधों का निवारण आदि के बारे में वर्णन किया गया। 10वें अध्याय में विभिन्न जातियों की उत्पत्ति और आपत्ति काल में मनुष्य के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। 11वें अध्याय में पापों की निवृत्ति का वर्णन किया गया है। और जो अंतिम अध्याय है यानी 12वां अध्याय, अंतिम अध्याय में कर्मों के अनुसार मनु की 3 उत्तम, मध्यम व अधम प्रकार की सांसारिक गतियों, आत्मज्ञान और मानवीय गुण दोषों और नैतिक मूल्यों का विवेचन किया गया है। इस तरीके से मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं और मनुस्मृति को लगभग 150 ईसा पूर्व का ग्रंथ माना गया है। मनु जो थे वो हमारे सभ्यता के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि मनु ने राज्य या राजा की उत्पत्ति किस प्रकार बताई है। मनु ने कहा है कि राज्य या राजा की उत्पत्ति देवीय है। देवीय से क्या अभिप्राय? देवीय अर्थात उसकी रचना राजा ने की है। क्यों की है? ताकि प्रजा में जो असुरक्षा का भाव व्याप्त है, बलवानों के डर से प्रजा जो असुरक्षित है, उसकी रक्षा करने के लिए ईश्वर ने राजा की सृष्टि की है। यानी राजा और राज्य को मनु ने एक ही माना है, पर्यायवाची माना है, और उसकी जो रचना है वह देवीय या ईश्वरीय कृत है। तो मनु ने राज्य या राजा की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत प्रस्तुत किया है। जो राज्य है उसके 7 अंग बताए हैं मनु ने। मनु की जो सप्तांग सिद्धांत, सप्त यानी 7 और अंग यानी राज्य के 7 अंग होते हैं।
ऐसी थ्योरी मनुस्मृति में दी गई है। मनु ने बताया है कि राज्य 7 अंगों से मिलकर बनता है। जिस तरीके एक शरीर होता है वो विभिन्न अंगों से मिलकर बनता है और तभी सुचारू रूप से कार्य करता है, उसी प्रकार मनुस्मृति में भी राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया गया है। ये 7 अंग कौन कौन से हैं? पहला है स्वामी या राजा, दूसरा मंत्री, तीसरा पुर जिसे किलाया परकोटा भी कहा गया है, चौथा है राज्य, पांचवा है कोश, छठा दंड और सातवां मित्र। तो हम ये जो राज्य के 7 अंग बताए गए हैं उन पर एक एक पर चर्चा करेंगे। पहला है स्वामी यानी राजा। राजा को ही मनु ने स्वामी की संज्ञा दी है और कहा है कि जो भी राज्य में नैतिक गुणों और प्रशासनिक क्षमता और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा से युक्त राजा एक राज्य के लिए परम आवश्यक है। उसके बिना कोई भी राज्य नहीं चल सकता। एक राजा के माध्यम से ही, और राजा भी कैसा होना चाहिए? उच्च नैतिक गुणों से युक्त, कर्तव्य की भावना से युक्त, निष्ठा से युक्त ऐसा राजा ही राज्य को अच्छी तरीके से भली भांति पूर्वक चला सकता है। सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत जो दूसरा अंग है वो है मंत्री। कि राजा एक राज्य को चलाता है लेकिन वो अकेला नहीं चला सकता, उसको अपनी सहायता के लिए कुछ मंत्रियों की आवश्यकता होती है और मंत्री ऐसे होने चाहिए जो कि कुशल होने चाहिए। एक कुशल मंत्रिमंडल या मंत्रियों के माध्यम से ही एक राजा अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकता है, राज्य को ढंग से चला सकता है। इसलिए गुण और योग्यता युक्त मंत्री किसी भी राज्य या राजा की शक्ति होते हैं। राजा उनके माध्यम से ही अपना शासन चलाता है। शासन राजा की कोई निजी शक्ति नहीं है, ये एक संस्थागत शक्ति है जिसका प्रयोग वह अपने मंत्रियों के माध्यम से करता है। तीसरा है पुर। अब पुर शब्द से आप थोड़ा भ्रमित हो रहे होंगे। पुर का मतलब है राजधानी, परकोटा या किला। किसी भी राज्य के लिए एक सुरक्षित दुर्ग की आवश्यकता होती है। दुर्ग से ही वह राजा होता है, वो अपने राज्य की सुरक्षा कर सकता है। दुर्ग की भी कई श्रेणियां मनुस्मृति में बताई गई हैं। मनु ने बताया है कि धनवन दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, गिरी दुर्ग जो पहाड़ों पे होते हैं, जल दुर्ग जो जल या खाई है जिसके बाहर से होती है, और भी इसके अतिरिक्त वृक्ष दुर्ग, कई प्रकार के दुर्ग मनु द्वारा बताए गए हैं। लेकिन दुर्ग, परकोटा या किला किसी भी राज्य के लिए आवश्यकता होते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। चौथा, राज्य शब्द। अब राज्य से आप भ्रमित नहीं हो, राज्य का सप्तांग सिद्धांत और एक अंग राज्य को ही बताया गया है, इससे आप कंफ्यूज ना हो। राज्य का जो तात्पर्य है वो यह है कि जनपद। राज्य से यहाँ क्या तात्पर्य है? जनपद। जन यानी जनता, यानी जो राज्य की जनता है, राज्य के अंतर्गत निवास करने वाले लोग हैं, और राज्य की सीमाओं के अंतर्गत जो भूमि आती है, यानी प्रजा और राज्य की सीमाओं के अंतर्गत आने वाली भूमि दोनों को मिला करके जनपद शब्द का निर्माण किया गया है। और जनपद के लिए राज्य शब्द भी प्रयोग किया गया है, इसलिए आप यहाँ पे भ्रमित ना हो। जनपद से तात्पर्य या राज्य से तात्पर्य राज्य की जनता और उसके अंतर्गत आने वाली भूमि की सीमा से है। पांचवा जो अंग है सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत वो है कोश। कोश का सीधा सीधा अभिप्राय है धन, क्योंकि
अगर राजा को जनता के कल्याण के लिए कुछ भी कार्य करने हैं या जनता की सुरक्षा के लिए कार्य करने हैं तो धन तो एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। धन के बिना कोई भी राजा है वो भली भांति कार्य नहीं कर सकता, यानी कोष भी राज्य का आवश्यक अंग है। छठा जो अंग है राज्य का वो है दंड या सेना। दंड से यहाँ अभिप्राय सेना से है। सेना राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। सेना में भी मनु ने कई प्रकार बताए हैं, जैसे हस्ती सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना, कई प्रकार हैं। सेनाएं कई प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन सेना की आवश्यकता है राज्य की सुरक्षा के लिए। हर राज्य को सेना की आवश्यकता होती है। ये इसके अतिरिक्त जो अगला अंग है वो है मित्र, यानी मनु ने मित्र को भी राज्य के एक आवश्यक अंग के रूप में स्वीकार किया है। किसी भी राज्य या राजा के लिए आवश्यक है कि उसके पास मित्र होने चाहिए। कोई भी राज्य सुनने में नहीं रहता, उसे अनिवार्य रूप से संबंध बनाने होते हैं और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे मित्र भी बनाने चाहिए ताकि वो उसको विपत्ति में या अन्य समय में सहायता दे सकें। इस प्रकार सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत राजा ने मित्र को भी अपना महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है। तो बच्चों, जो राज्य का सप्तांग सिद्धांत है, मनु के अनुसार जो राज्य का सप्तांग सिद्धांत है उसके अंतर्गत राज्य के 7 अंग होते हैं। कौन कौन से? स्वामी, मंत्री, पुर, राज्य या जनपद, कोष, सेना या दंड और मित्र। तो ये 7 आपको याद करने हैं और इनकी जो महत्व है वो सभी का महत्व है, इनके बिना राज्य नहीं चल सकता। पर जो मनु ने बताया है तुलनात्मक महत्व, यानी राजा है उसका सर्वाधिक महत्व है, फिर मंत्री का महत्व है, पुर, दुर्ग, और उसके अतिरिक्त जनपद, कोष, दंड और मित्र। तो सबसे ऊपर वाले का सबसे अधिक महत्व है, फिर नीचे वाले का, फिर उससे नीचे वाले का, इस तरीके से कहा है। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो राज्य इन 7 अंगों के बिना सही ढंग से कार्य नहीं कर सकता। यही है मनु की सप्तांग सिद्धांत। मनु का सप्तांग सिद्धांत या सप्तांग थ्योरी जिसको कहा जाता है, राज्य के बारे में मनु का जो राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत है उसकी हमने विस्तृत विवेचना की। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।